नमस्कार। दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीएस के पेपर 2 में पॉलिटी से जुड़े एक खास टॉपिक पर बात करेंगे। वह टॉपिक है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था में कई सारे टॉपिक्स आते हैं, उनमें भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और उनसे जुड़े हुए जो विषय हैं वो आते हैं। लेकिन आज जो हमारा विषय है डिस्कशन का वह है लोगों की न्याय तक पहुँच। यह विषय क्यों चर्चा में है? यह इसलिए चर्चा में है क्योंकि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं मिस्टर एन.वी. रमन्ना, उनकी तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो मिस्टर एन.वी. रमन्ना जी ने एक आयोजन के दौरान, एक आयोजन हुआ था नालसा का, NALSA, नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इस अथॉरिटी के द्वारा एक आयोजन किया गया था कल, और उस आयोजन में इन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि न्याय तक पहुंच जो है वह चिंता वाली स्थिति है। तो आखिर उन्होंने ये क्यों कहा और इस पूरे विषय में क्या कुछ डायमेंशंस उभर कर सामने आते हैं, इस पर हम आज बात करेंगे और उसी के आधार पर हम आज की चर्चा रखेंगे। तो पहला तो देखेंगे कि आखिर उन्होंने जो बातें कही हैं वो क्या कही हैं और उसके क्या कुछ मायने हैं। आगे हम देखेंगे कि न्याय तक पहुंच का मतलब क्या होता है और उसका महत्व क्या होता है। आगे हम देखेंगे कि जिस नालसा की बात हम कर रहे हैं वह नालसा है क्या, उसके क्या कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं और किस हिसाब से वो कार्य करता है ये संस्थान। आगे हम देखेंगे कि न्याय तक पहुंच को लेकर के क्या कुछ चुनौतियां सामने आ रही हैं और इसके बाद हम क्या कुछ संभावित उपाय हो सकते हैं या फिर क्या कुछ उपाय इस कंटेक्स्ट में किए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और सबसे अंत में रहेगा आपके लिए एक सवाल। तो देखते हैं आखिर खबर है क्या। खबर में यहाँ आप स्क्रीनशॉट पर देख रहे होंगे कि उन्होंने कहा है कि भारत में मानवाधिकार को लेकर के एक संकट वाली स्थिति है, थ्रेट है। कहाँ पर? सबसे अधिक जो थ्रेट है वो है पुलिस स्टेशन में। आपको पता ही है कि कोई भी घटना यदि होती है, चाहे किसी के यहाँ चोरी हो जाए, चाहे कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी इस तरीके की घटना होती है, तो सबसे पहले जो पुलिस है वही उस घटना स्थल पर पहुंचती है और फिर पुलिस स्टेशन के माध्यम से आगे की कार्रवाई होती है ना। तो उन्होंने ये कहा है कि पुलिस स्टेशन में मानवाधिकार को लेकर के सबसे अधिक संकट की स्थिति जान पड़ती है। तो एक तो उन्होंने मानवाधिकार के कंटेक्स्ट में, कहाँ पर मानवाधिकार के उल्लंघन या हनन के कॉन्टेक्स्ट में बात कही है, तो पुलिस स्टेशन में, ठीक है। दूसरा जो उन्होंने कहा है कि लोगों की न्याय तक पहुंच ये बहुत ही दुर्लभ है। जिस तेजी से और जिस दर से किसी भी व्यक्ति की न्याय तक पहुंच होनी चाहिए, यानी उसे सही समय पर न्याय मिल जाना चाहिए, ये बहुत ही अभी स्थिति ठीक नहीं है, संतोषजनक नहीं है। तो पहला जो उदाहरण है मानवाधिकार का हनन, इसे मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के द्वारा थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। आपने एक वेब सीरीज देखा होगा क्रिमिनल जस्टिस, उसके सीजन 1 की मैं बात कर रहा हूं। उसमें एक किरदार है जो पंकज त्रिपाठी हैं, उन्होंने एक वकील की भूमिका निभाई है उस किरदार के तौर पर। और एक और किरदार है जो कि विक्रांत मैसे हैं, उन्होंने आदित्य शर्मा नाम के एक व्यक्ति की भूमिका निभाई है। तो उसमें होता है ये, मैं बहुत ही ब्रीफ में बताऊंगा कि उसमें होता ये है कि जो कल्प्रिट है वो एक कत्ल के जुर्म में उसे अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा, और जो वकील साहब हैं वो कल्प्रिट के साथ में, कल्प्रिट के सपोर्ट में वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और वो कहते हैं कि बिना मेरी मौजूदगी में तुम कुछ भी मत कहना, पुलिस कुछ भी पूछे। लेकिन पुलिस जो है वो कल्प्रिट पर एक दबाव दे रही है कि तुम्हारा जो पूरा का पूरा मामला है, पूरा का पूरा जो सबूत है वो तुम्हारे अगेंस्ट में है, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है, तो बेहतर है कि तुम पूरी तरीके से अपना जुर्म कबूल कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये जो स्थिति है वो कुछ इसी तरीके से है, दर्शाती है कि पुलिस स्टेशन में जो पुलिस है वो हावी होना चाहती है, किस पर? दोषी पर। अब उस पर दोष सिद्ध होता है नहीं होता है, क्या स्थिति आगे की बनती है, ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि दोष सिद्ध होने का या फिर जो सजा देने का काम किसका है? वो न्यायालय का है। लेकिन पुलिस जो है वो होता यह है कि लगभग एक आधे घंटे में ही जो व्यक्ति है जिस पर दोष मढ़ा गया है या जो आरोप, जिस पर आरोप तय किया गया है,
उसे आरोपी सिद्ध मान लेती है और उसके हिसाब से वो कार्य करना शुरू कर देती है। तो कहने का मतलब ये है, और साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पर जो पुलिस है कई बार टॉर्चर भी करती है। पुलिस रिमांड में ले जाती है, लोगों के साथ टॉर्चर करती है। अब वो व्यक्ति सही में कोई गलत काम किया है नहीं किया है, ये तो बात की बात है। जब न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं वो जब सभी स्थितियां हैं, उन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक फैसला सुनाते हैं। वो फैसला के पहले ही पुलिस जो है कई बार इस तरीके का कार्य करती है, जिसके कारण पुलिस की कई बार आलोचना भी होती रहती है। तो यहाँ पर उन्होंने, यानी कि मिस्टर एन.वी. रमन्ना जी ने इस संबंध में एक संकेत दिया है कि पुलिस स्टेशन में मानवाधिकार का जो हनन है ये बड़े पैमाने पर होता है। दूसरा उन्होंने क्या कहा है? दूसरा उन्होंने कहा है कि न्याय तक जो लोगों की पहुंच है वो बहुत ही मुश्किल है और इस पर कार्य किया जाना चाहिए। तो इस कंटेक्स्ट में यदि हम बात करें कि न्याय तक पहुंच, इसका मतलब है क्या और इसका महत्व क्या है, तो इसका मतलब ये है कि वंचित समूह और हाशिए पर के जो लोग हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता है सही समय पर, और सही मात्रा में उसे न्याय यदि न मिले तो फिर क्या होगा, वह बेचारा इधर से उधर भटकता ही रहेगा। कहा भी जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय में यदि देरी होगी तो उसका कोई मायने नहीं है। तो यदि जो वंचित समूह है उसे यदि सही समय से न्याय मिल जाता है तो फिर वो उसके लिए बेहतर हो सकता है। और हाशिए पर जो लोग हैं, हाशिए पर लोग या फिर वंचित समूह का मतलब क्या, जो कि कमजोर वर्ग है, जैसे कि मान लिया जाए महिलाएं हैं, जैसे कि मान लिया जाए वृद्ध जन हैं, जैसे कि कोई विकलांग या निःशक्त जन जिसे हम कह सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा अल्पसंख्यक समुदाय जो कि न्याय तक पहुंच में उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरीके के वर्ग के लोगों के साथ कई बार ऐसा होता है कि उसे सही समय से न्याय नहीं मिल पाता है। और यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि ग्रामीण क्षेत्र में या फिर जो दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ अधिक पनपती हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है कि न्याय तक जो लोगों की पहुँच है वो होनी चाहिए और एक सही समय में सही मात्रा में होनी चाहिए। आगे जो बात कर रहे हैं वो है, ये है कि न्याय व्यवस्था पर विश्वास। ठीक है, तो न्याय तक पहुंच जब होगी तभी लोगों का, यानी कि भारत के नागरिक का न्याय व्यवस्था पर विश्वास होगा। आप सुनते भी होंगे, कई बार लोग कह देते हैं कि मैं आपको कोर्ट में देख लूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों को कोर्ट पर, न्यायपालिका पर इतना भरोसा है कि वो जो है उसके साथ निष्पक्षता के साथ पेश आएगा। तो लोगों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास तभी तो होगा जब उन्हें सही समय पर न्याय मिले। तो जो गरीब लोग हैं, जो निर्धन लोग हैं, जिनको कानूनी सहायता के लिए इधर से उधर भटकना न पड़े, यदि उन्हें सही समय पर और कम समय में और कम कीमत चुकाकर न्याय उन्हें सुनिश्चित किया जाता है, तब कहा जा सकता है कि उसे न्याय तक पहुंच है। तीसरा जो है ये है विधि का शासन। विधि का शासन कहने का मतलब ये है कि रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ कि भारत में सबसे ऊपर क्या है, संविधान है। संविधान में जो भी बातें कही गई हैं वो सभी पर लागू होती हैं। आर्टिकल 14 में भी विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है। तो विधि का शासन जब भारत में है तो कहने का मतलब यही हुआ ना कि सभी लोगों के लिए विधि कार्य करेगी। वो अमीर गरीब या फिर सामाजिक रूप से या फिर आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ या फिर सामाजिक या आर्थिक रूप से उन्नत लोगों पर कोई विचार नहीं करेगी, सभी के लिए समान न्याय की बात करेगी। तो इस लिहाज से भी जो न्याय तक पहुंच सुनिश्चित किए जाने की बात है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि न्याय तक पहुंच को लेकर के जो संस्था है वह संस्था क्या कर रही है उस पर हम अब आगे देख लेते हैं कि नालसा, नालसा की जो मैंने बात कही इसी के आयोजन में श्री एन.वी. रमन्ना जी ने अपनी बातें कही थी। तो नालसा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ओके, तो ये जो अथॉरिटी है ये एक एक्ट के द्वारा गठित की गई है। कब? 1987 में एक एक्ट के द्वारा इस अथॉरिटी का गठन किया गया है।
यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इसका भारतीय संविधान में स्पष्ट तरीके से कोई उल्लेख नहीं है, कोई अनुच्छेद नहीं है। जैसे कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय वगैरह का जिक्र है विभिन्न भाग में या फिर अनुच्छेदों में, तो इसका कोई जिक्र नहीं है। नालसा का कोई अनुच्छेद स्पष्ट नहीं है। इसे एक अधिनियम के द्वारा लागू किया गया है, इसे एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये जो नालसा है, वो नालसा जो उद्देश्य है इसका, वो जो उद्देश्य है वो यही है कि लोगों की न्याय तक सही तरीके से पहुंच सुनिश्चित की जाए। ओके, और किन लोगों की? तो जो कमजोर लोग हैं, जो निर्धन लोग हैं, उनकी न्याय तक पहुंच हो, क्योंकि उनके पास पैसा उतना नहीं होता है, धन उतना नहीं होता है कि वो अपने मन मुताबिक वकील करे या फिर पैसा खर्च करे और उस हिसाब से उसे न्याय मिले। जो एक सामान्य व्यक्ति है, जो बहुत ही एकदम बेसिक लेवल पर जीवन जी रहा है, उसके लिए ये जो संस्था है, ये संस्था कार्य करती है। तो ये जो संस्था है, यदि यहाँ पर बात करें निःशुल्क विधिक सेवा की, ये सेवा देती है। तो निःशुल्क विधिक सेवा की यदि हम बात करें तो उसमें कौन सी ऐसी सेवाएं आती हैं जो कि ये संस्था प्रदान करती है? तो वहाँ पर हम देख लें तो कोर्ट शुल्क, जो भी कोर्ट फी लगता है वह निःशुल्क रहता है, उसमें कोई भी चार्ज इसको नहीं देना पड़ता है। जो भी व्यक्ति वहाँ जाता है, जो भी प्रोसेस शुल्क है, जो भी कोर्ट की कार्रवाई में जो भी प्रोसेस वगैरह रखता है, उससे जुड़े हुए जो भी शुल्क है वो यहाँ पर उसे नहीं देना पड़ता है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर लीगल एड के लिए यानी वैधानिक सहायता के लिए जाता है, फिर विधिक प्रक्रियाओं से जुड़े हुए जो भी चार्ज हो सकते हैं, जो भी शुल्क हो सकते हैं, वो भी उसके लिए माफ रहता है। फिर जो अधिवक्ता है, अधिवक्ता एक मुहैया करवाया जाता है उसके लिए कि आप इसके लिए जो भी केस है वो केस देखिए, और जो भी ऑर्डर वगैरह या फिर जो भी अन्य दस्तावेज वगैरह उस केस से जुड़े हुए होते हैं, जो उसकी सर्टिफाइड कॉपी यानी प्रमाणित कॉपी पाने के लिए जो भी खर्च है वो उसे नहीं देना पड़ता है, वो उसे आसानी से उपलब्ध करवाया जा सकता है। तो ये कुछ निःशुल्क विधिक सेवाएं हैं जो कि नालसा के द्वारा मुहैया करवाई जाती हैं। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि ये जो नालसा है, ये दरअसल हमारे देश के डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसको ये फॉलो करता है। क्यों फॉलो करता है, कैसे फॉलो करता है? तो आर्टिकल 39A, ओके, इसमें जो है एक व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, जो भी कमजोर है, जो भी निर्धन है, उन जैसे लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई है। लेकिन चूंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, ये तो मैंडेटरी है नहीं, बाध्यकारी है नहीं, तो उस कारण से ये जो है बाध्यकारी न होने के कारण कई बार ऐसा होता है कि जिसे न्याय चाहिए, जिसे कम पैसे में या फिर कम कीमत चुकाकर भी न्याय चाहिए, उसे न्याय नहीं मिल पाता है। लेकिन इस स्थिति में भी जो नालसा है वो वैसे लोगों को न्याय तक पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए कार्य कर रहा है। तो ये जो संस्था है, ये जो संस्थान है, बहुत ही सही तरीके से इस पर अमल भी करने की कोशिश कर रहा है। अब यदि बात की जाए कि वैसे कौन लोग होंगे जो यहाँ पर इस संस्था के द्वारा सहायता प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि जो महिलाएं हैं, उन्हें बच्चे, निःशक्त जन, या फिर SC ST से वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं, महत्वपूर्ण वर्ग हैं जिन्हें नालसा के जरिए सहायता, जो निःशुल्क विधिक सहायता है, वो मिल सकती है। और भी कुछ लोग हैं, लेकिन ये जो हैं ये मेनली इनको देखा जा सकता है। तो नालसा इस हिसाब से कार्य करती है और ये चाहती है कि लोगों की न्याय तक पहुंच सुनिश्चित की जाए और उसके लिए सही तरीके से कार्य किया जाए। अब हम आगे देखते हैं कि इस पूरी स्थिति में क्या कुछ चुनौतियां सामने उभर कर आती हैं। चुनौतियां हैं, पहला तो वही है पुलिस व्यवहार, जो मैंने शुरू में ही आपको बताया कि पुलिस का व्यवहार
कैसा है, ये आगे की पूरी स्थिति को डिटरमाइन करता है, निश्चित करता है। दूसरा है कि संपर्क की कमी। संपर्क की कमी किस लेवल पे? तो यदि जहाँ पर भी कोई घटना घटती है, यदि सही जानकारी और सही समय से सही जानकारी उपलब्ध न करवाया जाए, तो वैसे में क्या होगा कि लोगों को ये पता ही नहीं चल पाएगा कि आगे का जो प्रोसेस है वो क्या है, कैसे उसको डील करना है। वैसे में संपर्क की कमी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और वो एक चैलेंज के रूप में सामने आता है। कई बार जो मैंने कहा भी कि दूर दराज के इलाके में या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र में है, वहाँ पर संपर्क की कमी बहुत ही बड़ा एक चैलेंज के रूप में सामने आता है। आगे यदि देखें तो ये है डिजिटल डिवाइड। यहाँ हम आपको सुनिश्चित कर दें कि भारत में डिजिटल डिवाइड एक बहुत बड़ा गैप लेकर के भी उभर रहा है। कैसे गैप? तो आप ये समझिए कि किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, किसी के पास स्मार्टफ़ोन है, इंटरनेट की फैसिलिटी है या फिर सुविधा है, अन्य बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स की सुविधाएँ हैं। लेकिन कोई ऐसा वर्ग है, कोई ऐसा व्यक्ति है, कुछ ऐसे लोग हैं या जहाँ पर भी वो रहते हैं, वहाँ पर ये जो सुविधाएँ हैं, ये सुविधाएँ नहीं हैं। तो वैसे में ये जो गैप है, यानी कि जो विशेषाधिकार प्राप्त लोग हैं, ठीक है? और दूसरा है जो वंचित लोग हैं। इसके बीच का जो गैप है, ये गैप कैसे पाटा जाए? तो डिजिटल डिवाइड कहीं न कहीं ये स्थिति पनपाता है। तो वैसे में ये देखना होगा कि जो डिजिटल डिवाइड है, ये डिजिटल डिवाइड अधिक से अधिक जो है इसे समाप्त किया जाए और जो भी वंचित समूह है, उन्हें सही समय पर न्याय तक पहुँच की जो व्यवस्था है, वो सुनिश्चित की जाए। उसके लिए क्या कुछ उपाय करने की आवश्यकता है? तो यहाँ पर आप देखिए कि पहला तो ये है कि पुलिस की जो भूमिका है, ये सही हो। क्योंकि पुलिस का व्यवहार यदि ठीक नहीं रहेगा, तो फिर आगे की जो सारी प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी कार्रवाइयाँ हैं, उस पूरे मामले में, वो पूरा का पूरा मामला फिर जस का तस रह जाएगा या फिर पुलिस अपने मन मुताबिक उस पूरे मामले को मोड़ दे सकती है। तो यहाँ पर देखना होगा कि जो पुलिस है वो थोड़ा संवेदनशील हो, थोड़ा-सा चीज़ों को समझे, पूरे घटनाक्रम को समझे, मामले को समझे और उसके हिसाब से वो कार्य करे। यदि पुलिस सही तरीके से कार्य नहीं करेगी, वो जो सोचेगी, वो जो समझेगी, उसके हिसाब से वो आगे एफआईआर में लॉन्च कर लेगी और फिर उसके हिसाब से फिर केस आगे बढ़ जाएगा और जैसा एफआईआर रहेगा उसी के हिसाब से फिर जो चीज़ें हैं, लोग उसी हिसाब से चीज़ों को देखने लगेंगे। तो ये सुनिश्चित करना होगा कि जो पुलिस है, चूँकि पुलिस जो है पहला ऐसा व्यक्ति होता है, पहला ऐसा प्रशासन का अंग होता है जो कि घटना स्थल पर पहुँच कर के पूरे घटना स्थल का मुआयना करता है, चीज़ों को देखता है। आगे जो है वो है लीगल सर्विसेज ऐप। नालसा ने एक ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप का जो कार्य है, इस ऐप का मकसद ये है कि जो भी वंचित लोग हैं, जो भी कमज़ोर लोग हैं, वो इस ऐप के माध्यम से अपनी स्थितियों की जानकारी मुहैया करवाएँ। और जब ये ऐप काम करेगा तो इसके लिए एक आश्वासन वाली बात है, ऐसे लोगों के लिए आश्वासन वाली बात है कि उन्हें हो सकता है कि समय पर जो है ये इस ऐप के ज़रिए न्याय तक पहुँच की जो एक बात कही जा रही है वह हो सके, वह सुनिश्चित हो सके। आगे एक संभावना ये है कि जो संभावित उपाय के रूप में यहाँ पर कहा जा सकता है कि मिस्टर एन.वी. रमन्ना जी ने उस आयोजन के दौरान नालसा के द्वारा जो कल आयोजन किया गया था, जहाँ पर उन्होंने अपनी बातें कहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो कि 3rd ईयर या फिर 4th ईयर में हैं, वो भी स्वयंसेवक के तौर पर, वॉलंटियर के तौर पर कार्य कर सकते हैं और अपने इर्द-गिर्द, अपने आस-पास के जो लोग हैं, जो लीगल एड चाहते हैं, जिनको न्याय की ज़रूरत है और जो समझते नहीं हैं कि आखिर कौन-सी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, फिर किससे बात करनी चाहिए, कोर्ट में कौन व्यक्ति मेरे लिए सहायक हो सकता है। ये सब जो बहुत ही बेसिक लेवल की जो स्थितियाँ हैं, इससे निपटने के लिए ये जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, ये वॉलंटियर के तौर पर काम करके और ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं। और अंतिम बात ये है कि जो लॉयर्स हैं, जो अधिवक्ता हैं,
है ना, जो वकील हैं, वकील की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने कही। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी वकील हैं या फिर जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, वो भी अपने कार्य समय में कुछ समय निकाल करके और ऐसे लोगों के लिए वो कार्य कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो सामान्य लोग हैं, जो व्यक्ति न्याय तक पहुँच के लिए सोच रहा है कि हम कैसे बात करें, किससे बात करें, इसके लिए क्या कुछ हम प्रोसेस अपनाएँ, किसे फ़ी देना है, नहीं देना है ना? कौन-सा वकील मेरे लिए अच्छा है या कौन-सा वकील मेरा जो केस है, वो अच्छे से लड़ सकता है। तो ये पूरी की पूरी जो स्थिति है, इस स्थिति का जो मापदंड है, वो एक वकील, एक अधिवक्ता अच्छे से उसका मापन कर सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात यही है कि ये जो उपाय हैं, इन उपायों पर काम करने से हो सकता है कि जो एक्सेस टू जस्टिस है, न्याय तक पहुँच है, ये सुनिश्चित की जा सके और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो एक अपेक्षा की गई है राज्य से, उसे पूरा किया जा सके। तो इस पूरे डिस्कशन के आधार पर जो सवाल अब बन सकता है, वो सवाल आप देख लीजिए। सवाल है कि भारत में न्याय तक पहुँच से जुड़ी कौन-सी चुनौतियाँ हैं? इसके समाधान के लिए उपाय सुझाइए। तो आपके लिए 2 महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, एक तो है चुनौतियाँ और दूसरा है उपाय। किसके कॉन्टेक्स्ट में चुनौतियाँ? तो न्याय तक पहुँच। तो मैंने पूरे डिस्कशन में इस पूरे क्वेश्चन के आधार पर डिस्कशन जो किया है, उसके आधार पर आप प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।